तो आज तारीख है 1 नवंबर और हमें आज 30, 31 जो अक्टूबर है उसका और 1 नवंबर तीनों दिन का करंट कवर करना है। तो शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है जो 21 राज्यों ने अपना रेड अलर्ट जारी कर दिया है मनरेगा को लेके कि मनरेगा के अंतर्गत उनको जितना भी पैसा मिलता है, जो बजट मिलता है, वो तकरीबन 21 राज्यों ने कह दिया है कि उनके पास में ख़त्म हो गया है। हम लोगों ने देखा है ना कि जैसे जैसे कोविड आया है तो मनरेगा के तहत और ज़्यादा लोग नौकरियां मांग रहे हैं। पहले बेसिकली जो 15 करोड़ जॉब कार्ड धारक हैं केवल उतने ही लोग जॉब लेते थे, जिनमें से 9 करोड़ ही एक्टिव थे। बट अगर अभी की बात की जाए तो तकरीबन 28.83 करोड़ जो लोग हैं उन लोगों के पास में मनरेगा एक्टिव जॉब्स हैं। तो हम लोग अंदाज लगा सकते हैं कि मनरेगा में बहुत ज़्यादा वर्कर्स बढ़ गए हैं। और हम जानते हैं कि मनरेगा के तहत 100 दिन का काम तो हर किसी को, हर वयस्क को दिया ही जाता है। रूरल गारंटी एम्प्लॉयमेंट योजना ही इसीलिए है। तो इन्हीं सब के चलते काफ़ी राज्यों का बजट ख़त्म हो गया है और तकरीबन 8500 करोड़ निगेटिव बैलेंस में चले गए हैं राज्य। तो इसको लेके आज एक डाटा लॉन्च हुआ है। और बाय द वे हम मनरेगा की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में लागू जारी हुआ था। 2006 से ये योजना लागू हो गई थी और बाद में इसका नाम नरेगा से बदल के मनरेगा कर दिया गया था। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है जो फार्म वर्कर्स होते हैं और लेबर्स होते हैं उनके सुसाइड को लेके कि 2020 में तकरीबन 18% फार्म वर्कर्स और लेबर्स की सुसाइड बढ़े हैं। ये एनसीआरबी की नई रिपोर्ट जारी हुई है। और वहीं हम बात करें कि डेली वेजेस वर्कर्स ने सबसे ज़्यादा सुसाइड किए हैं 2020 में, जो तकरीबन 24% ग्रोथ है उनके में। और ओवरऑल में तकरीबन कहा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 10,000 लोगों ने सुसाइड किया है। और जिनमें अगर टॉप कहा जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सुसाइड हुई है और सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश। एक नेक्स्ट छोटी सी न्यूज़ है कि पुनीत कुमार, कन्नड़ मूवीज के एक्टर थे पुनीत कुमार, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। वो तकरीबन 46 साल के थे जिनका निधन हो गया था। और एक दो दिन से सोशल मीडिया में भी काफ़ी चल रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी आई डोनेट कर दी है अपने निधन के बाद। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री से आई है। उन्होंने एक रैंकिंग जारी की है बाय द वे। तो उसमें कुछ मेन डाटा है जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी है। जैसे कि टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटी में कहा जाए तो हमारी दिल्ली आई है। बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो उसमें सूरत नंबर 1 पे आया है। और मोस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो कोची नंबर 1 पे आया है। और हम जानते हैं कि किसी भी देश में अगर डेवलपमेंट करना है तो ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ी बात होती है। अगर किसी भी देश का ट्रांसपोर्ट सुगम और तेज कर दिया जाए तो उस देश का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली तेज होने लगता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है पीवीसी ड्राइव को लेके कि अभी हाल ही में निमोनिया को लेके हेल्थ मिनिस्ट्री ने पीवीसी ड्राइव लॉन्च कर दी है, जिसके तहत जो हम देखते हैं यूआईपी प्रोग्राम चलता है हमारे यहाँ, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसके तहत बच्चों को 12 अलग अलग टीके लगाए जाते हैं, जो 1985 से शुरू किया गया था। तो उसमें ही एक निमोनिया का टीका भी अब जोड़ दिया गया है। और बाय द वे हम लोग थोड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करें तो हम जानते हैं कि नेशनल रूरल जो हेल्थ मिशन है उसके अंतर्गत 1985 में ये शुरू किया गया था। स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर इसमें अपने पैसे देते हैं, दोनों दोनों लोग मिलके। और एक हम देखते हैं डाटा भी निकला था कि ओवरऑल जितने भी बच्चे मरते हैं हमारे देश में उसमें से 16% बच्चे केवल और केवल निमोनिया की वजह से मरते हैं। तो बच्चों को छोटी उम्र में ही, ज़्यादातर हम जानते हैं कि निमोनिया की प्रॉब्लम लंग्स इन्फेक्शन की वजह से होती है। और ये जो पीवीसी ड्राइव जो टीका होता है जो सेवरल बैक्टीरिया जाके मिलके जो निमोनिया का बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म कर देते हैं। तो दैट्स ऑल। इसको भी यूआईपी प्रोग्राम में जोड़ दिया गया है बस। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है T10 को लेके कि हम जानते हैं कि T20 मैचेस होते थे, अब T10 मैचेस भी बहुत जल्दी शुरू होने वाले, 10 ओवर के हुआ करेंगे। हाल ही में जो यूएई की ऑफिशियल टीम है उसने अबू धाबी में खेला है। और यहाँ पे मेन न्यूज़ ये है कि जो टेलर है, जो इंग्लैंड की विकेट कीपर भी हुआ करती थी महिला टीम में, वो पहली बार कोई एक ऐसी महिला है जो मेंस क्रिकेट टीम की कोच बनी है। तो वो अभी हाल में अबू धाबी टीम की कोच बन गई है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है शक्तिकांत दास को लेकर कि शक्तिकांत दास, जिनका हम जानते हैं कि आरबीआई के गवर्नर है, जिनका टेन्योर खत्म होने वाला था, उनका टेन्योर 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया, तो अब वो 2024 तक बने रहेंगे गवर्नर। और वही हम जानते हैं कि इनसे पहले केवल एक ही गवर्नर है जिनका नाम था विमल जालान, वो 6 साल के लिए हमारे इंडिया में आरबीआई के गवर्नर रहे थे। और आरबीआई की थोड़ी बात करें तो हम जानते हैं कि 1935 में
पहले जो गवर्नर थे वो ओसबॉर्न स्मिथ बने थे, और उसके बाद में हम देखते हैं सीडी देशमुख बने थे 1939 में, जब ब्रेटन वुड नेगोशिएशन हुआ था, तब भी हमारे यहाँ सीडी देशमुख ही थे जो आरबीआई गवर्नर थे। और 1944 से हम लोग देखते हैं फिर अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की अलग हो जाती है, उनकी पाकिस्तान रिजर्व बैंक हो जाती है, हमारी आरबीआई हो जाती है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है अशोक भूषण को लेकर, कि जो एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल, उसके नए चेयरपर्सन के रूप में अशोक भूषण को नियुक्त कर दिया गया है। अब बात की जाए तो पिछले 16 महीने से ये सीट खाली थी और अभी जाके इनको नियुक्त किया गया है। और नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल की बात करें तो देखो, पहले तो नीचे आता है एनसीएलटी, जिसको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बोलते हैं, फिर उसमें लोग अपील करते हैं, और फिर इसके लिए कि अगर इसने कोई फैसला दे दिया तो इसके फैसले पे अगर हायर अपील करनी है तो वो एनसीएलटी पे करते हैं लोग जाके। और हम जानते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 410 के तहत ये बनाया गया था। इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी आदि बहुत सारे केसेस होते हैं जो सेक्शन 202, सेक्शन 211 के तहत आते हैं, उन सब के खिलाफ इसी में ही जाके अपील की जाती है। और काफ़ी दिन से हम देखते हैं इंडिया में ट्रिब्यूनल्स काफ़ी खाली भी पड़े हैं, और जिसको लेके हमारी जो सीजीआई है रमन्ना जी, वो भी काफ़ी गुस्सा है सरकार से। तो अभी हाल में काफ़ी ट्रिब्यूनल्स के जजेस को भरा भी जा रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो कि आई है डीडीसीए को लेके, कि जो दिल्ली की जो क्रिकेट अथॉरिटी है उसके नए हेड रोहन जेटली को बना दिया गया है। और रोहन जेटली हम जानते हैं अरुण जेटली के बेटे हैं, तो उनको हाल ही में डीडीसीए का नया हेड बना दिया गया है। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को लेके, कि अभी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स 2021 लॉन्च हुआ है, काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर के द्वारा लॉन्च किया गया है ये। और जिसमें हमारे अगर कहा जाए तो असम राज्य को सबसे ज़्यादा वल्नरेबल राज्य बताया गया है, सेकंड नंबर पर मिजोरम सबसे ज़्यादा है। और मतलब इसमें बेसिकली 3 क्राइटेरियाज हैं कि एक्सपोजर कितना है, सेंसिटिव मतलब राज्य कितना सेंसिटिव है, और एडेप्टिव कैपेसिटी किस राज्य में कितनी ज़्यादा है। उन पे देखा गया है कि कौन सा राज्य क्लाइमेट के प्रति कितना ज़्यादा सेंसिटिव है। तो हमारे यहाँ असम को सबसे ज़्यादा सेंसिटिव बताया गया है। और अगर उन राज्यों की बात की जाए जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, जिन्होंने पिछले 5 साल में सबसे अच्छा काम किया है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को लेकर, तो उसमें नंबर 1 पे केरला है, और सेकंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है तेलंगाना के जो पोडू लैंड इशू को लेके है, कि हम देखते हैं ना कि झूम कृषि की जाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है, जहाँ पे खेतों को जब पूरी जंगलों को काट दिया जाता है, उनको खेत बना लिया जाता है, फिर 1-2 साल खेती की जाती है, जब उनकी उर्वरकता खत्म हो जाती है तो वो दूसरे जंगलों को काट लेते हैं, वहाँ पे जाकर खेती करने लगते हैं। तो जो ऐसे ट्राइबल लोग हैं, उन लोगों को कृषि आधारित उपजाऊ जमीन जंगलों के आसपास देने के लिए ही तेलंगाना राज्य ने नया फॉरेस्ट लैंड जो उनका एक्ट है उसमें अमेंडमेंट लेके आए हैं, और कह दिया गया है जो ट्राइबल लोग हैं उनको बाकायदा खेती दी जाएगी, और खेती कैसे करनी है ये भी सिखाया जाएगा, जिससे जो पोडू खेती करते हैं वो लोग वहाँ पे उसको रोका जा सके, क्योंकि हम जानते हैं उस वजह से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है तेलंगाना का, सीधी सी बात है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है हरियाणा गवर्नमेंट को लेके, कि बेसिकली जो पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट था उसके तहत क्या है ना, कि कुछ लैंड का एरिया है जो हरियाणा में आता है, और बेसिकली जब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट की बात की जाए तो उसके अंतर्गत जितना भी एरिया आता है वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया है, जो उसके सेक्शन 3 और 4 में आता है। और उस फॉरेस्ट एरिया को हरियाणा गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एरिया मानने से ही मना कर दिया था, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू कर दिए थे। तो बाद में हुआ कि ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तोड़ो भाई ये सारे जो भी बन चुके हैं। तो एट द एंड अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक एफिडेविट पारित किया, और ये कहा है कि हाँ इसमें 40% तकरीबन 40% ऐसा एरिया है मतलब पीएलपीपी में, जो कि पीएलपीए में जो कि बेसिकली फॉरेस्ट में आता है, और उसको हम तोड़ लेंगे, लेकिन पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो दैट्स ऑल, बस एक छोटी न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट को लेके, जो कि हम देखते हैं यूएन की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है, जिसमें बेसिकली एशिया की रिपोर्ट है। तो उसमें कहा गया है डिस्प्लेसमेंट की वजह से, इंफ्रा की वजह से इकोसिस्टम लॉस बढ़ता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, इंफ्रा बर्बाद हो रहा है। भाई हम देखते हैं कि इसमें बेसिकली कुछ डाटा है कि जैसे चाइना को हर साल $238 बिलियन का नुकसान होगा इससे, इंडिया को तकरीबन $78 बिलियन का नुकसान हो रहा है, 1.39 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहा है अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 1981 से लेकर 2010 तक के एवरेज टेम्परेचर को, तो इस साल तकरीबन 1.39 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहा है।
और ओवरऑल अगर एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए तो साल की हर साल बढ़ता चला जा रहा है। तो दैट्स ऑल, बस एक न्यूज़ थी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है हम लोगों ने जो नया इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज बम बनाया है उसको लेके कि डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने मिलके इंडिया में पहला लॉन्ग रेंज बॉम्ब बनाया है इंडिजीनियस तरीके से, जिसको उड़ीसा में सफल टेस्ट भी कर लिया गया। दैट्स ऑल, बस इससे ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए कुछ जानना जरूरी नहीं इसमें। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है P1135.6 क्लास INS त्रिशूल फ्रजाइट जो शिप बना रहे थे हम लोग उसको लेके, कि हम जानते हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में जो डील हुई थी $500 मिलियन की, उसमें 4 शिप बनाने की बात की गई थी। तो उसमें से जो पहली शिप है वो बन के आ गई है, तो उसका नाम है P1135.6। और फ्रजिएट शिप्स की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि रेडार के पहुंच में कम आती हैं और मतलब स्टील्थ शिप्स की तरह इस्तेमाल की जाती है उनको, बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है मतलब कल के हिंदू में थी बेसिकली। तो कल 31 अक्टूबर था और हम लोग जानते हैं कल दो चीज़ें होती हैं। पहला तो 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे भी होता है, जो हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे मनाया जाता है। और दूसरा हम लोग जानते हैं इंदिरा गांधी जी का कल डेथ एनिवर्सरी भी थी। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है नोएडा एयरपोर्ट को लेके, क्योंकि देखो इंडिया में ज़्यादातर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन सा है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ही है, IGI एयरपोर्ट दिल्ली का। और एक अल्टरनेट के रूप में क्विक और इजी बनाने के लिए एयरपोर्ट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आ रहे हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की बात की जाए तो 2024 तक तकरीबन 9 करोड़ लोग जाएंगे और उसकी ओवरऑल कैपेसिटी ही 11 करोड़ है। तो वो वही है ना कि एक इंफ्रा पे तुम बहुत ज़्यादा लोड नहीं दे सकते, तो उसी वजह से क्विक और इजी बनाने के लिए नोएडा एयरपोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है, जो 2022 तक बन जाएगा। 2024 तक इसको रन कर दिया जाएगा। इसमें अभी हाल में 2 रनवे और 2 टर्मिनल बन रहे हैं, बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है राजस्थान को लेके, कि राजस्थान में क्लाइमेट चेंज एक्सपर्टीज ट्रेनिंग के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। और ये क्या करेगा बेसिकली, हम बात करें रिसर्च की बात करें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करें, फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात करें, इन सब चीज़ों के बारे में सिखाएगा। और बेसिकली ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन ये किसके ऊपर काम करेगा, ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो ISFR रिपोर्ट 2019 है उसको ध्यान में रखते हुए काम करेगा। अब ISFR रिपोर्ट क्या होती है, बेसिकली ये रिपोर्ट हर 2 साल में आती है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के द्वारा ये लॉन्च की जाती है। और इस रिपोर्ट में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इंडिया में सबसे ज़्यादा वन है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है। और वहीं अपन लोग परसेंटेज वाइज बोले तो परसेंटेज वाइज मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। और हम ये जानते हैं कि जब ये अपन बात करते हैं ना वन या फॉरेस्ट, तो वो कैसे नापा जाता है। 1 हेक्टेयर स्क्वायर एरिया में जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उनकी कैनोपी मतलब उनकी जो छाया पड़ रही है जमीन पे, वो 1 हेक्टेयर पर स्क्वायर में पेड़ों की कैनोपी ओवरऑल 1 हेक्टेयर में 10% एरिया को ढक ले रही हो। अगर 10% एरिया को वो कवर कर रही है तो उसको हम लोग वन मान लेते हैं। तो इस हिसाब से माना जाए तो इंडिया में 21.67% वन है। और अगर इंडिया में अगर हम लोग फॉरेस्ट और ट्री कवर एरिया दोनों को कवर कर रहे हैं तो इंडिया में तकरीबन 24.59% वन है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है जो रेलवे है उसको लेकर, कि ऐसे 21 नए रेलवे स्टेशन को ऐसे हाईलाइट किया गया है, एक तरीके से देखा गया है, जिनको एलाइनेशन किया जाएगा, मतलब उसको दोबारा से बनाया जाएगा, उनको और ज़्यादा बेसिकली इंफ्रा डेवलपमेंट किया जाएगा उन रेलवे स्टेशन का। और इसके लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया है, जिसमें 21 में से 6 ऐसे स्टेशन हैं जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं। वही हम जानते हैं रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी RLDA की बनाई जाएगी, जिसके द्वारा ये पूरा काम किया जाएगा। और इंडिया में ओवरऑल कहा जाए तो 7,325 स्टेशन हैं, जिसमें 99,000 किलोमीटर का ट्रैक है इंडिया की अगर रेलवे के पास बात की जाए तो। और हम जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रेल लाइन्स अपनी यहाँ। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है जो अपनी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात मोदी जी ने की थी उसको लेके, कि 2022 तक जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की बात कर रहे थे वो तब नहीं हो पाएगा। और ये तकरीबन अगर होने की बात कही जाए तो 2027 से पहले नहीं हो सकता। ये एक डाटा निकला है जिसमें भी ये कहा गया है जब GDP तकरीबन 12% से बढ़ती है, क्योंकि अभी हम लोग $3.07 ट्रिलियन पे हैं और तकरीबन 12% से GDP हमारी बढ़ती है। और बेसिकली जो हमारे मेन सेक्टर्स हैं, चाहे हम टेक्सटाइल की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, केमिकल की बात करें, फूड प्रोसेसिंग की बात करें, ये सब
प्लस में जाने चाहिए, कभी भी माइनस में नहीं इन 5 सालों में। तब जाके इंडिया तकरीबन $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन पाएगा 2027 तक। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है संथियन और हरमीत को लेके कि ये इंडिया के फर्स्ट डुओ बन गए हैं, मतलब टेबल टेनिस डुओ, जिन्होंने किसी भी प्रकार का इंटरनेशनल टाइटल जीता है टेबल टेनिस में इंडिया की तरफ से। तो दैट्स ऑल, बस इन दोनों का नाम हमें याद रखने चाहिए एग्जाम के हिसाब से। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है उड़ीसा में पहला जो मिलेट शक्ति कैफ़े है वो लॉन्च कर दिया गया। मिलेट शक्ति कैफ़े बेसिकली इसलिए कि महिलाओं में, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें न्यूट्रिशन जो वैल्यू है उसको बढ़ाने के लिए, तो पहला उड़ीसा का मिलेट शक्ति जो कैफ़े है उसको लॉन्च कर दिया गया। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है अरुणाचल प्रदेश के, कि अरुणाचल प्रदेश का जो कामेंग रिवर है उसका नदी का पानी एकदम से काला पड़ गया था कल। तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा मच गया कि ये नदी में तो पॉल्यूशंस भी नहीं है, यहाँ पर तो फैक्ट्री भी नहीं है, काला कैसे पड़ गया पानी। तो बाद में फिर पता पड़ा कि चाइना की तरफ से वो आ रहा था कि चाइना की तरफ से टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो TDS कहा जाता है, TDS की वैल्यू बहुत ज़्यादा पानी में मिला दी गई थी, जिस वजह से कामेंग रिवर पूरी की पूरी काली पड़ गई थी। अब TDS हम बात करें कि पर क्यूबिक जो वाटर है उसमें कितने ज़्यादा सॉलिड पार्टिकल्स मिले हुए हैं वो उसका TDS होता है। तो बेसिकली अगर साफ़ की बात की जाए तो अगर 100 से 150 तक TDS पार्टिकल्स हैं तो वो उस पानी साफ़ माना जाता है पीने के लिए, और उससे ऊपर है तो फिर उसको हमें साफ़ करवाना पड़ता है, सीधी सी बात है। अब हम लोग थोड़ा कामेंग रिवर की बात कर लें तो वो तवांग से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए ब्रह्मपुत्र में जाके गिरती है। बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है IIM कलकत्ता के बारे में, कि टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस की एक लिस्ट जारी हुई जिसमें नंबर 1 पे IIM कलकत्ता आया है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है इंडिया और इटली को लेके, कि इंडिया और इटली को लेके अभी मोदी जी अभी हाल ही में इटली गए हुए हैं तो G20 के लिए। तो वहाँ पे कुछ टाइस हुए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, गैस को लेके टाइस हुए हैं। जो मायरो है जो वहाँ के PM है, हमारे मोदी है, उन दोनों के बीच में टाइस और ज़्यादा अच्छे करने की बात की गई है। वहीं हम बात करें कि 2020 में G20 को इटली ही हेड कर रहा था, अगले साल इंडिया करेगा। और हम जानते हैं कि EU में इटली का 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी इंडिया है, तो इंडिया और इटली के काफ़ी अच्छे संबंध हैं पहले से, और हम जानते हैं एंशिएंट टाइम से ही इंडिया और इटली के संबंध बनते चले आए हैं। और हाल ही में मोदी जी ने वहाँ पे जाके पोप को भी इनवाइट करके आए हैं। लास्ट पोप की बात की जाए तो वो 2002 में आए थे इंडिया में, और जो पॉल सेकंड थे मे बी, और तब से कोई पोप आए नहीं है, तो अभी हाल के जो पोप है उनको भी मोदी इनवाइट करके आए हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो तो G20 की मीट के बारे में आई है, कि G20 की जो नई अभी जो मीट हुई है इसमें जो टाइम बॉन्ड पैक्ट की बात कर रहे थे कि कार्बन न्यूट्रल होने की जो टाइम बॉन्ड पैक्ट है वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। ग्लासगो में भी ये सब निकल के आया है G20 में। उसके बाद में ये भी कह दिया गया कि $100 बिलियन का एक कमिटमेंट करेंगे सारे के सारे देश मिलके, और वो $100 बिलियन का कमिटमेंट इसलिए होगा कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको टैकल करने के लिए। और इसके अलावा पूरी G20 मीट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए ज़रूरी हो। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है एक्सीडेंटल डेथ्स को लेके, कि इंडिया में चाहे सुसाइडल डेथ बढ़ गई हो लेकिन एक्सीडेंटल डेथ 2020 में घटी है तकरीबन 11%। पिछले 45 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी डेथ्स घटी हैं। और हम जानते हैं 2020 में किस वजह से घटी है, क्योंकि आधे टाइम तो लॉकडाउन बना रहा है, और तकरीबन 8,000 कम हुई है, जो तकरीबन पहले 38,000 थी वो 3,000 ही रह गई हैं, तो 8,000 तकरीबन डेथ कम हुई है। महाराष्ट्र टॉप पे है अगर एक्सीडेंटल डेथ की बात करें, और सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश है। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो वो आई है जो प्रोजेक्ट 15B को लेके, कि प्रोजेक्ट 15B भी एक है जिसके तहत हम देखते हैं इंडिया में स्टील शिप को निर्माण किया जा रहा था, जो हम देखते हैं स्टील मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप्स होती हैं, तो उनमें से पहली शिप जो है उसको तैयार कर लिया गया है। तो दैट्स ऑल, बस प्रोजेक्ट 15B क्या है वो हमें पता होना चाहिए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है रेलवे स्कूल्स को लेके। हम जानते हैं कि रेलवे स्कूल्स बनाए गए थे जिससे रेलवे के कर्मचारी जो है वो अपने बच्चों को रेलवे स्कूल्स में पढ़ा सके, उसमें अफोर्डेबल प्राइसिंग पे अच्छी स्कूलिंग दी जाती थी बच्चों को। लेकिन हुआ क्या, बाद में रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनके बच्चे कम, बाहर के लोग उसमें ज़्यादा पढ़ते हैं। इस वजह से हाल ही में केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि रेलवे स्कूल्स को कर दिया जाएगा बंद, और उनको केंद्रीय विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो निकल के आई है जो इंडस डॉल्फिन है उसको लेके, कि जो इंडस डॉल्फिन हम लोग जानते हैं पंजाब साइड पाई जाती है, और फिर हम उधर जानते हैं कि पाकिस्तान पाई जाती है। तो IUCN की एंडेंजर लिस्ट में तो वो है ही है।
तो पंजाब ने हाल ही में कंजर्वेशन पार्क बनाने की बात की है, जिसमें वाइल्ड लाइफ जो फंड है वो भी मदद करेगा, WWF भी मदद करेगा पंजाब सरकार की, और दोनों मिलकर कंजर्वेशन रिजर्व बनाएंगे, जिसमें वही है ना कि जो पॉल्यूटेड रिवर है उनको साफ करने की कोशिश की जाएगी। डॉल्फिन्स जो मर रही हैं पंजाब में पाई जाती है उनको प्रिजर्व करने की बात की जाएगी, इंडस डॉल्फिन्स की, क्योंकि वो पहले से ही एंडेंजर्ड है। और बेसिकली अगर पूछा जाए कि मर क्यों रही हैं, तो डैम्स बन रहे हैं, गैराजेस बन रहे हैं, बड़े बड़े रिवर पॉल्यूटेड ज़्यादा हो रही हैं, मरीन टाइम जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ता जा रहा है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिगड़ती जा रही है, जिस वजह से ये डॉल्फिन मर रही है। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो वही है अंडर-23 एशिया कप को लेके, जो फुटबॉल का होता है, कि भारत पहली बार अंडर-23 एशिया कप के, अभी तो केवल ग्रुपिंग स्टेज चल रही है कि उसमें क्वालिफाई कौन करेगा, कौन एशिया कप खेल पाएगा, तो उसमें पहली बार इंडिया सेकंड नंबर पे आया है। किर्गिस्तान को कल हम लोगों ने हराया और सेकंड नंबर पे चल रहा है। बाय द वे याद रखना, हर ग्रुप में से केवल नंबर 1 पे जो होता है वही एशिया कप के लिए क्वालिफाई करता है, तो इंडिया सेकंड पे आया है, ये भी इंडिया का बेस्ट ही है। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं इंडिया अभी तक एशिया कप भी नहीं खेलता है, तो फीफा तो बहुत दूर की बात है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है दिल्ली के पहले डॉग पार्क को लेके, कि दिल्ली में जो ओल्ड राजेंद्र नगर है उसमें देश का पहला डॉग पार्क बना दिया गया, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं लोग डॉग्स पालते हैं और काफ़ी पार्क वाले डॉग्स को अलाउ नहीं करते, तो दिल्ली में पहला डॉग पार्क बन गया है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है इंडिया और यूके ने दोनों ने मिलकर फैसला किया है कि जो COP26 होने वाली है उसमें सोलर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव को ये दोनों मिलकर लॉन्च करेंगे, और सोलर इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली। और हम जानते हैं कि वन बेल्ट नहीं क्या कहते हैं, वन अर्थ वन बेल्ट वन ग्रीन, ये इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा, उसको भी ये सोलर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव आगे बढ़ाएगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेके। देखो हम जानते हैं जैसे IAS की बात की जाए, IFS की बात की जाए, IRS की बात की जाए, और भी अकाउंटिंग की भी केंद्रीय सर्विसेज होती हैं, लेकिन अभी तक जुडिशियल को लेके कोई भी केंद्रीय सर्विस है नहीं। वही हम देखते हैं चाहे हाई कोर्ट की बात कर लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कर लो, वो नीचे के कोर्ट से जो जजेस होते हैं उनको ही चुन के ऊपर बना दिया जाता है। तो ऐसी कोई सर्विस बनाने की बात पे अभी जोर दिया जा रहा है, और मतलब केंद्र लेवल पे कोई जुडिशियल सर्विस हो, और बेसिकली ये बनाने का काम कहा जाए जुडिशियल सर्विस की जब भी, तो वो कौन बनाएगी, अगर केंद्र लेवल पे बनानी है तो राज्यसभा ही बना सकती है आर्टिकल नंबर 312 के तहत, लेकिन इसके जल्दी ही बनाने पे बात चल रही है। तो अगर मुद्दा करंट में आ जाता है तो उसको हमें जानना जरूरी होता है कि हाई कोर्ट में हम देखते हैं 45 लाख, सब ऑर्डिनेट कोर्ट में 3-3 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। इनको भरने के लिए और ज़्यादा जजेस की नियुक्तियों की जरूरत है, तो इसके लिए कोई परीक्षा होनी चाहिए, वो और ज़्यादा आसान बनाएगी बच्चों के लिए वहाँ पर नियुक्त होना। वही हम देखते हैं कि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1993 में, जिसमें भी ये कहा गया था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बननी चाहिए, क्योंकि राज्यों ने अपनी जुडिशियल सर्विसेज बना के रखी हैं, लेकिन इंडियन लेवल पर अभी तक कोई भी जुडिशियल सर्विस सेवा नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो आई है जो फिनटेक कंपनीज हैं उनको लेके सेंटर फॉर एक्सीलेंस सेटअप किया जा रहा है कर्नाटका के द्वारा। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने कह दिया कि जितनी भी फिनटेक कंपनीज हैं उनके ऑनर्स हैं, उनको फंडिंग को लेके, उनके जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क को लेके जो मैंगलोर में बनाया जा रहा है, उन सभी को लेके एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा कर्नाटक में। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है चेन्नई मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस को लेके, कि चेन्नई और मैसूर शताब्दी एक्सप्रेस इंडिया की पहली ऐसी एक्सप्रेस बन गई जिसको IMS सर्टिफिकेट दिया गया है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट। तो बेसिकली उनका मैनेजमेंट अच्छा है तो उसके लिए सर्टिफिकेट मिलता है। और कुछ सर्टिफिकेट्स की हम लोग बात कर ले, ज़्यादातर ISO मानक है जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो ISO 9001 होता है जो क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, 14,001 होता है जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, 45,001 होता है जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, 27,001 होता है जो हम देखते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है, और 50,001 होता है जो कि एनर्जी मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है। तो दैट्स ऑल, बस इससे ज़्यादा तो पेपर में नहीं पहुँचेंगे। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है गति शक्ति ट्रेन को लेके, क्योंकि हाल ही में दिवाली का सीजन चल रहा है, बहुत से लोग अपने घर पे जा रहे हैं, तो दिल्ली से पटना के बीच में 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन शुरू की गई जिसका नाम है गति शक्ति। तो बस दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है स्वामित्व फंड को लेके, SWAMITH स्वामित्व फंड। तो इसका फुल फॉर्म है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग।
नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो मीडियम रेंज हाउसिंग होते हैं उनको अफोर्डेबल फंडिंग उपलब्ध करवाना, अच्छे दामों पे लोन उपलब्ध करवाना। तो इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई है फंड, स्वामी फंड। और बेसिकली एक ऐसे है कि 1000 लोगों को तकरीबन हर साल इसमें घर दिया जाएगा। और मुंबई में बेसिकली ज़्यादातर घर बन रहे हैं इसके, 1000 घर मुंबई में बनेंगे और ओवरऑल महाराष्ट्र की बात की जाए तो तकरीबन 10,000 घर बनेंगे हर साल। एक नेक्स्ट न्यूज़ की बात की जाए तो वो मुल्ला पेरियार डैम को लेके आई है कि हम जानते हैं जो केरला में डैम है उसमें पानी कितना भरा जाए, इसको लेके केरल और तमिलनाडु के बीच में जो विवाद चल रहा था, हम लोगों ने इस पिछले जो करंट था उसमें इस पूरे को कवर भी किया था। तो इसका जो फैसला आया है वो आ गया है कि 139.50 फीट सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि इतना ही पानी भरा जाएगा मुल्ला पेरियार डैम में, इससे ज़्यादा नहीं। तो दैट्स ऑल। इसमें तीनों दिन की हमारे करंट तो यहीं खत्म होता है और यहाँ से एडिटोरियल शुरू होते हैं आज के। तो एक पहला एडिटोरियल आया है, वो आया है बच्चों में न्यूट्रिशियस वैल्यू को लेकर कि देखो जैसे जैसे स्कूल ओपन हो रहे हैं हम जानते हैं लर्निंग लॉस तो हुआ है, लर्निंग लॉस पे काफ़ी बात चल रही है, हम लोगों ने भी करंट में काफ़ी बात कर रखी है इसकी लेकर। लेकिन वही हम बात करें ना कि अभी भी बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं हैं, और बच्चे जब वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनमें इम्यूनिटी की। और इम्यूनिटी तभी उनमें आएगी जब उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिल रहा हो, अच्छी न्यूट्रिशियस वैल्यू मिल रही हो, पोषण आहार अच्छा मिल रहा हो। लेकिन कई परिवारों अपने बच्चों को पर्याप्त पोषण आहार नहीं दे पाते हमारे यहाँ, क्योंकि देखो वैसे बेसिकली सरकार क्या करती थी, मिड डे मील चलाती थी, आंगनवाड़ी चलाती थी जिससे बच्चों में पोषण आहार बना रहे। बट कोरोना आया, सब कुछ बंद हो गया, न्यूट्रिशियस लॉस बहुत ज़्यादा हो गया बच्चों का। अब भारत में मल्टीपल प्रॉब्लम और भी है, इसके अलावा हम देखते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है ही है, वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, अंडरवेट की प्रॉब्लम है, वही वही कुछ बच्चों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम है कि वो इतना ज़्यादा खा ले रहे हैं कि वो मोटे हो जा रहे हैं। तो वो भी उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को ओवरऑल गिरा रहा है, क्योंकि जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं ना, माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो माल न्यूट्रिशन जरूरी कम खाने और ज़्यादा खाने से नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन से आता है। डाइवर्सिफिकेशन होगा जब तुम्हारी जो तुम खाते हो उसमें, तब तुम्हारे अंदर न्यूट्रिशियस वैल्यूज बढ़ेंगी। अगर हम बात करें ना कि अभी सबसे पहली ज़रूरत जो है सरकार की, स्कूल खोलने के साथ ही साथ में बच्चों में न्यूट्रिशन को भी उपलब्ध करवाना, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बच्चों की कम हो गई है। हम देखते हैं कोरोना से पहले जो बच्चे थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ करते भी थे वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गए, उसके बाद में मतलब बाहर खेलना तो बंद ही हो गया ओवरऑल। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी, वो न्यूट्रिशन जो हम अपने अंदर ले रहे हैं वो भी शरीर में लगे, इसके लिए ज़रूरी होता है कि इंसान फिजिकल एक्टिविटीज़ करे, जो भी बंद हो गई है। तो इसके लिए भी सरकार को काम करना जरूरी है। वहीं फूड में डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाने की जरूरत है। अभी हम देखते हैं मिड डे मील योजना को पीएम पोषण आहार योजना करके एक नए नाम से लॉन्च कर दिया गया। ठीक है, अच्छी बात है। वर्ल्ड बिगेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है हमारे यहाँ, मिड डे मील दुनिया में सबसे बड़ा प्रोग्राम है। तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन लाने की जरूरत है। हाई कैलोरी स्नैक्स को कम करने की जरूरत है। जरूरी नहीं मतलब हाई कैलोरी स्नैक्स, जैसे चॉकलेट मान लो, चॉकलेट हाई कैलोरी स्नैक है बट वो बच्चों की न्यूट्रिशियस वैल्यूज को पूरा नहीं करता है। डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। अगर बेसिक बात कही ना कि समाज में लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ाने की जरूरत है इसको लेके। बजट पर मील पर चाइल्ड जो सरकार देती है उसको बढ़ाने की जरूरत है, जिससे बच्चों के लिए और अच्छा भोजन उपलब्ध करवाया जा सके स्कूलों में भी। और वहीं हम जाने डाइवर्सिटी की तो हमने बात कर ली, वो तो बढ़ाने की जरूरत है ही है एट द एंड। और हंगर इंडेक्स में हम इतने पीछे चल रहे हैं, हम देख चुके हैं अभी 101वें नंबर पे आए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इन चीज़ों पे भी ध्यान देना जरूरी है। अब वो बात अलग है कि हंगर इंडेक्स को हमारी सरकार ने पूरी तरह से नकार दिया है, बट हम आंखें बंद तो नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो दैट्स ऑल। इस एडिटोरियल में तो यही था कि जितना हम लर्निंग लॉस पे ध्यान दे रहे हैं उतना ही हमें बच्चों के न्यूट्रिशनस लॉस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट एडिटोरियल आया है डेथ पेनल्टी को लेके कि हम देखते हैं ना बच्चे बेसिकली कि जो बड़े हैं, सॉरी बच्चे क्या, जितने भी लोग हैं जिनको डेथ पेनल्टीज दी जाती हैं, लोगों का अपना अपना मानना है। कुछ लोग कहते हैं डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं डेथ पेनल्टीज नहीं दी जानी चाहिए किसी को भी। बट यहाँ बात आती है मेंटल इलनेस लोगों की कि क्या कोई भी इंसान जो मेंटली इल है उसको डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। और इस पे भी लोगों के अपने अपने मत है कि हाँ हीनियस क्राइम है तो देनी चाहिए, ये वो फ्लैट है, लेकिन ठीक है। अब सोचो एक मेंटल हेल्थ किसी की सही नहीं है, वो पहले से इल बंदा है, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लोगों ने कह दिया कि हाँ ये पत्थर मारना सही है या ये गाड़ी चढ़ा देना लोगों पर सही है, अच्छा है, ये वो उसने चढ़ा दी, हीनियस क्राइम भी कर दिया। तो क्या वो सच में उसकी गलती है?
हम इंडिया उन देशों में से आते हैं, 55 देश जो बचे हुए हैं जिनमें आज भी लोगों को फांसी दी जाती है, और बहुत ज़्यादा देशों में फांसी देना बंद कर दिया है, डेथ सेंटेंस, लेकिन इंडिया में दिया जाता है। लेकिन डेथ सेंटेंस देने से पहले क्या हम लोग मेंटल कंडीशंस को ध्यान में रखते हैं? लोग देखो, लोग बेसिकली जो मेंटल हेल्थ को लेकर लोग ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में तो मेंटल हेल्थ को कुछ मानते भी नहीं है। अभी फिर भी थोड़ी बहुत अवेयरनेस होना शुरू हो गई है, हम मानेंगे, लेकिन एक समय तक तो मेंटल हेल्थ पे कोई ध्यान भी नहीं देता था। और आज भी जब हम टियर 3 सिटीज़ में या गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर मेंटल हेल्थ पर आज भी ध्यान नहीं दिया जाता लोगों के। तो बेसिकली जो लोग गरीबी में जीते हैं ज़्यादातर, और इंडिया में ज़्यादातर लोग गरीबी में जी रहे हैं, जो लोग गरीबी में जीते हैं उनको अच्छा पोषण नहीं मिल रहा, अच्छी ओवरऑल चीज़ें नहीं मिल रही, उनमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने की और ज़्यादा कहते हैं चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब किसी की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी तो उसके गरीब होने के चांसेस भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो तो दोनों चीज़ें वाइस वर्सा हो गया। तो मेंटली अनफिट जब कोई बंदा है और कोई भी मानसिक ग्रसित रूप से अपराधी है, तो उसको जो डेथ सेंटेंस मिला है उसको बदल के लाइफ इम्प्रिजमेंट में बदल लेना चाहिए। ये इस एडिटोरियल में लिखा हुआ है। मैं मानता हूँ इस पर सबके मत अलग अलग हो सकते हैं, इस एडिटोरियल में ये लिखा हुआ है। और वहीं कोर्ट को केवल और केवल लीगल अप्रोच को ना देखते हुए साइको सोशल अप्रोच को भी देखना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि क्या वो जिस सोसाइटी से आता है, जिस सोशल बैकग्राउंड से आता है, क्या वो इस पर कितना इम्पैक्ट डाल रहा था, क्या वो मेंटली उस समय उतना स्टेबल था जिस समय उसने वो क्राइम किया। इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि जैसे मान लो एक बच्चा है जिसके लिए जो 12th में या 10th के लिए पढ़ता है, उसके लिए अपनी फेयर जो वो कॉपी लेके घूम रहा है जिसमें उसका जो उसने पढ़ा हुआ है साल भर, वो सब चीज़ें वो उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई आया जो उससे छीन के भागा, उसने मारा, वो मर गया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस बच्चे ने उसको जानबूझ के मारा। तो क्या वो बच्चा उस समय मेंटली उतना प्रिपेयर था? क्या बच्चा या मतलब ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है। तो वो मेंटल इलनेस पे जब बात आती है ना, तो उन पे भी, उन साइको सोशल अप्रोचेस पे भी ध्यान देना जरूरी है कोर्ट्स को, केवल और केवल लीगल अप्रोचेस पे ना देखते हुए। और सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो पहले से मानसिक बीमार है, उसको फांसी देने से हमें क्या ही, कौन से ही उद्देश्य हमारे पूरे हो जाएंगे, इसमें ये बात की गई है। तो दैट्स ऑल, बस इस आर्टिकल में तो यही कहा गया था। और पिछले 3 दिन की बात करें हम कि 30 और 31 अक्टूबर और 1 नवंबर, तो इनके करंट में हमारे एग्ज़ाम के लिए तो इतना ही जानना जरूरी था। दैट्स ऑल।